ये किसका है? नाम उम तो कुछ है ही नहीं है। कौन पूछा है? अरे कौन पूछा है? अनुशीलन समिति जो है 1902 में जो स्थापित हुआ था ना, उसकी स्थापना किया था पी मित्रा और पुलिन दास। ठीक है। और 1907 में कोलकाता में जो स्थापित हुआ था उसको स्थापित किया था बारिंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त। ईस्वी का अंतर है दोनों में। इसके बाद आगे है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। तो 1934 में हुआ है। कौन पूछा है? ये आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। कौन है? रंजीत राज। आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ाया जाएगा। ये सब देने का जरूरत ना है। क्लास खत्म होगा अपने सब क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ पूछने का जरूरत ना है। अब एक के दिन में कहिएगा विद्वान बना देने के लिए तो पॉसिबल थोड़े है। एक दिन में हम भी विद्वान नहीं बने हैं, आप भी नहीं बन पाइएगा। चलिए आइए। लाइव कर दिया जी। लाइव है। ठीक। आ जाइए। आइए। देखिए क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ, क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ा रहे थे। क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए गदर पार्टी लगता है बता रहे थे। गदर पार्टी ना, गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना जो है आपको 1913 में हुआ था। और गदर पार्टी की स्थापना किया था लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने। और लाला हरदयाल के नेतृत्व में ही गदर आंदोलन, लाला हरदयाल के नेतृत्व में ही गदर आंदोलन काफी जोर शोर से हुआ। लाला हरदयाल के नेतृत्व में ही जो गदर आंदोलन है, गदर आंदोलन काफी जोर शोर से हुआ। और जब लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर आंदोलन अमेरिका में काफी जोर शोर से होने लगा, तो अमेरिकी प्रशासन का दबाव लाला हरदयाल पर आने लगा। और फिर लाला हरदयाल को अमेरिका छोड़ना पड़ा। लाला हरदयाल को अमेरिका छोड़ना पड़ा। और जब लाला हरदयाल अमेरिका छोड़ दिए तो गदर पार्टी का नेतृत्व, गदर पार्टी का नेतृत्व रामचंद्र ने संभाला। रामचंद्र, गदर पार्टी का नेतृत्व जो है रामचंद्र ने संभाला। किसने संभाला? रामचंद्र। रामचंद्र ने संभाला। लेकिन अमेरिका में गदर पार्टी का महत्व
तब खत्म हो गया जब अमेरिका ब्रिटेन के तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया। प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से 1918 के बीच हुआ है। शुरू में अमेरिका ब्रिटेन के साथ प्रथम विश्व युद्ध में खड़ा नहीं था और अमेरिका में जो गदर आंदोलन चल रहा था, अमेरिका में गदर आंदोलन ब्रिटेन के विरोध में चल रहा था। अमेरिका में गदर आंदोलन ब्रिटेन के विरोध में चल रहा था। अमेरिका में गदर आंदोलन ब्रिटेन के विरोध में चल रहा था। ब्रिटेन के विरोध में चल रहा था। अमेरिका में गदर आंदोलन ब्रिटेन के विरोध में चल रहा था। शुरू में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ खड़ा नहीं था। तब तक तो गदर आंदोलन काफी सक्रियता से अमेरिका में चला, लेकिन जब अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ खड़ा हो गया, तब गदर आंदोलन एक प्रकार से कहिए तो खत्म हो गया। तब गदर आंदोलन जो है खत्म हो गया। फिर अमेरिका से ही सटा हुआ अमेरिका के उत्तर में है कनाडा। कनाडा से संबंधित है एक घटना, कामागाटा मारू प्रकरण। और इस प्रकरण को भी अंजाम क्रांतिकारियों ने ही दिया था। इसी वजह से क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ते हुए ही कामागाटा मारू प्रकरण के विषय में हम लोग जान लेते हैं। कामागाटा मारू प्रकरण के विषय में जान लेते हैं। तो कामागाटा मारू प्रकरण क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक दो लाइन आप लिखिएगा। लिखिएगा, लिखिएगा। लाला हरदयाल के नेतृत्व में लाला हरदयाल के नेतृत्व में अमेरिका में लाला हरदयाल के नेतृत्व में अमेरिका में गदर आंदोलन काफी जोर शोर से हो रहा था। जिस कारण उन पर दबाव बनाया गया।
और फिर उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। और फिर उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। अमेरिका छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात गदर पार्टी का नेतृत्व रामचंद्र ने संभाला। 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 फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट। अमेरिका अमेरिका जब प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ अमेरिका जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ खड़ा हो गया अमेरिका जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ खड़ा हो गया तो अमेरिका में गदर पार्टी अमेरिका में गदर पार्टी का कोई महत्व नहीं रह गया। अमेरिका में गदर पार्टी का कोई महत्व नहीं रह गया और फिर गदर आंदोलन समाप्त हो गए। चलिए आगे हेडिंग मारिए, कामागाटा मारू प्रकरण। हे भगवान, क्या हुआ जी? अल्लाह क्या कर रहे हैं? क्या बोले? नहीं समझे? नहीं समझे तो क्या होगा? सब चीज समझना जरूरी थोड़े है बट लिख देते हैं। कामागाटा मारू प्रकरण
चलिए आइए देखिए कामागाटा मारू प्रकरण क्या है। देखिए यह प्रकरण घटित हुआ है वर्ष 1914 में। कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है, जहाज, और पानी में चलने वाला जहाज। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज का नाम है, जापानी जहाज। देखिए कामागाटा मारू प्रकरण का संबंध कनाडा से है। कनाडा में एक कानून था कि अगर कोई भारतीय भारत से सीधे कनाडा आता है तो उसे कनाडा में प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई भारतीय इंडोनेशिया से, सिंगापुर से, वियतनाम से, हांगकांग से, फिलीपींस से, ऑस्ट्रेलिया से, किसी भी देश से अगर वो भारत आता है, अगर वो कनाडा आता है तो उसे कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतलब सीधा सा समझिएगा, कनाडा में यह कानून था, अगर कोई भारतीय भारत से सीधे कनाडा जाता है तो उसे कनाडा में प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई भारतीय दूसरे किसी देश से कनाडा जाता है तो उसे कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जैसे कोई भारतीय है, वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया से कनाडा जाना चाहता है। अगर कोई भारतीय है इंडोनेशिया में रह रहा है, वह इंडोनेशिया से कनाडा जाना चाहता है, तो वैसे भारतीय जो भारत से सीधे कनाडा जा रहे हैं उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति थी। और वैसे भारतीय जो विश्व के अन्य देशों से कनाडा जा रहे हैं उन्हें कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उन्हें कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो कुछ भारतीय जो हांगकांग, सिंगापुर जैसे देशों में रह रहे थे, वो हांगकांग और सिंगापुर से सीधे कनाडा जाना चाहते थे। तो वैसे भारतीय जो हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में रह रहे थे, वे सभी भारतीय जो सीधे सिंगापुर या हांगकांग से कनाडा जाना चाह रहे थे, उन भारतीयों को कनाडा ले जाने के लिए बाबा गुरुदत्त सिंह ने एक जापानी जहाज कामागाटा मारू को रेंट पर लिया। बाबा गुरुदत्त सिंह ने एक जापानी जहाज कामागाटा मारू को रेंट पर लिया और उस जहाज में 376 यात्री, जो कि सभी भारतीय थे, उस जहाज में 376 यात्री को बैठाया गया और वो जहाज हांगकांग से कनाडा रवाना हुआ। और जब वो जहाज हांगकांग से कनाडा रवाना हुआ और वह जहाज कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर मई 1914 में पहुंचा। तो उस जहाज में बैठे जो भारतीय यात्री थे उन्हें कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया। उन्हें कनाडा में प्रवेश इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वे भारतीय यात्री भारत से कनाडा नहीं गए थे, बल्कि अन्य देशों से कनाडा गए थे।
इसी वजह से उन्हें कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया। और ऐसा ब्रिटिश प्रशासन के दबाव के कारण हुआ। ब्रिटिश प्रशासन के दबाव के कारण ही कामागाटा मारू जहाज पर बैठे भारतीयों को कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया। तत्पश्चात यह जहाज पुनः भारत की ओर रवाना हुआ और यह जहाज सितंबर 1914 में भारत के कलकत्ता के बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचा। और इन यात्रियों को जो कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया था, उसका एक कारण था ब्रिटिश प्रशासन, जिस वजह से जब बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज रुका तो यात्री और ब्रिटिश प्रशासन के बीच झड़प हुआ, जिसमें कई सारे यात्री मारे गए, कुछ भाग गए। और इस यात्रा क्रम में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। और जब कनाडा में जहाज को रुकने नहीं दिया गया था, उस जहाज को कनाडा में रुकने दिया जाए और भारतीय यात्री को कनाडा में प्रवेश दिया जाए, इसको लेकर हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक जैसे क्रांतिकारियों ने एक शोर कमेटी का गठन किया। शोर कमेटी का गठन किया। और शोर कमेटी का काम था शोर कमेटी का काम क्या था? तो शोर कमेटी का काम था जो जहाज कनाडा पहुंचा था उस जहाज में बैठे यात्रियों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दिलाना, लेकिन शोर कमेटी जहाज में बैठे भारतीय यात्रियों को कनाडा में प्रवेश दिलाने में असफल हो गया। और जो जहाज था उस जहाज पर बरकतुल्ला जैसे क्रांतिकारी भाषण दिए थे और इस यात्रा के क्रम में भारतीय यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। यही कामागाटा मारू प्रकरण है। तो अब आप नीचे से लिखिए, लिखिएगा कामागाटा मारू एक जापानी जहाज है। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज है। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज है। साकेत सिंह, ठीक है, टीवी बढ़वा देते हैं, 1-2 दिन में लगवा देते हैं टीवी। तो ये सब बात बताएगा ना जी, सब चीज तो हम ना भी कमेंट देखें। आज ये आया सब बौका सब है। लिखिए, कामागाटा मारू एक जापानी जहाज है। इस जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने बाबा गुरुदत्त सिंह, बाबा गुरुदत्त लिखना पड़ेगा क्या? बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराया पर लिया
किराया पर लिया। उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में स्थित उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में स्थित दक्षिण पूर्वी एशिया का मतलब क्या जानते हैं? अरे महाराज, ई वाला इलाका इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ई वाला इलाका, यही दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, समझे। उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में स्थित वैसे भारतीय जो कनाडा जाना चाहते थे, कनाडा जाना चाहते थे, उन सभी भारतीयों को अपना यात्री बनाकर हांगकांग से जहाज को कनाडा रवाना किया। जहाज पर लगभग 376 यात्री बैठे थे। यह जहाज मई 1914 ईस्वी में कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पहुंचा। यह जहाज मई 1914 ईस्वी में कनाडा के कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह
पहुंचा। लेकिन इस जहाज पर बैठे लेकिन इस जहाज पर बैठे लेकिन इस जहाज पर बैठे भारतीय यात्रियों को भारतीय यात्रियों को कनाडा में प्रवेश कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया। क्योंकि वे भारत से सीधे कनाडा नहीं आए थे। भारतीय यात्रियों को कनाडा में प्रवेश दिलाने हेतु भारतीय यात्रियों को कनाडा में प्रवेश दिलाने हेतु भारतीय यात्रियों को कनाडा में प्रवेश दिलाने हेतु हुसैन रहीम सोहनलाल पाठक बलवंत सिंह हुसैन रहीम सोहनलाल पाठक बलवंत सिंह हुसैन रहीम सोहनलाल पाठक बलवंत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने सोड़ बोर्ड पे लिखा हुआ है सोड़िया तटीय समिति का गठन किया। लेकिन यह समिति भी लेकिन यह समिति भी भारतीय यात्रियों को लेकिन यह समिति भी भारतीय यात्रियों को लेकिन यह समिति भी भारतीय यात्रियों को कनाडा में प्रवेश नहीं दिला सका।
इसके बाद जहाज जहाज कनाडा से, इसके बाद जहाज कनाडा से, इसके बाद जहाज कनाडा से भारत की ओर रवाना हुआ। भारत की ओर रवाना हुआ। यह जहाज यह जहाज सितंबर 1914 ईस्वी में कोलकाता के बजबज नामक कोलकाता के बजबज नामक बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज में बैठे यात्री इस जहाज में बैठे यात्री इस जहाज में बैठे यात्री और ब्रिटिश प्रशासन इस जहाज में बैठे यात्री और ब्रिटिश प्रशासन के बीच झड़प हुआ। झड़प हुआ जिसमें जिसमें 18 यात्री मारे गए। यात्रा के क्रम में भगवान सिंह और बरकतुल्ला यात्रा के क्रम में भगवान सिंह और बरकतुल्ला यात्रा के क्रम में भगवान सिंह और बरकतुल्ला जैसे आज क्या तारीख है? 13। यात्रा के क्रम में भगवान सिंह और बरकतुल्ला जैसे क्रांतिकारियों ने जहाज पर भाषण दिया था। चलिए
अब देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की अगर आप बात करेंगे तो क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान जो है, भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में भारत के प्रथम अस्थायी सरकार का गठन हुआ था और अफगानिस्तान में भारत के प्रथम अस्थायी सरकार का गठन 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। और राजा महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान के इस अस्थायी सरकार के प्रथम राष्ट्रपति बने। वही प्रथम प्रधानमंत्री उन्होंने बरकतुल्ला को बनाया था। प्रथम प्रधानमंत्री उन्होंने बरकतुल्ला को बनाया था। यह बात आपसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम अस्थायी सरकार का गठन कहां हुआ है, किसने किया है, कब किया है, तो अफगानिस्तान के काबुल में हुआ है, 1915 में हुआ है, राजा महेंद्र प्रताप ने किया है। और इस सरकार के प्रथम राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप स्वयं बने, जबकि प्रथम प्रधानमंत्री उन्होंने बरकतुल्ला को बनाया। तो नीचे से लिखिएगा अफगानिस्तान, लिखिएगा क्रांतिकारी क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान उन्नीस सौ पंद्रह में अफगानिस्तान के काबुल में अफगानिस्तान के काबुल में भारत के प्रथम अस्थायी सरकार का गठन, अस्थायी सरकार का गठन राजा महेंद्र प्रताप ने किया। राजा महेंद्र प्रताप ने किया। वे इस सरकार के प्रथम राष्ट्रपति बने। उन्होंने बरकतुल्ला को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया। चलिए, जितना लिखाए हैं समझाए हैं 1 मिनट में पढ़िए, तो पढ़िए पढ़िए।
पढ़ लिए। अब आइए याद करते हैं, और आप लोग याद नहीं करते हैं। बताइए, जब जब लाला हरदयाल अमेरिका छोड़कर चले गए तो गदर पार्टी का नेतृत्व कौन संभाला? रामचंद्र नामक क्रांतिकारी ने। रामचंद्र। जब लाला हरदयाल अमेरिका छोड़कर चले गए तो गदर पार्टी का नेतृत्व कौन संभाला? अमेरिका में गदर पार्टी का महत्व कब कम हो गया? जब प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ब्रिटेन के साथ खड़ा हो गया। अमेरिका में गदर पार्टी का महत्व कब खत्म हो गया? जब अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ। क्लियर है ये बात? कामागाटामारू क्या है? एक जापानी जहाज। कामागाटामारू क्या है? एक जापानी जहाज। कामागाटामारू क्या है? इसे किराया या रेंट पर कौन लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह। और कुछ भारतीय यात्रियों को बैठाकर हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पहुंचा। उन यात्रियों को कनाडा में अनुमति का अधिकार मिला? नहीं ना मिला, क्योंकि ये भारतीय यात्री भारत से सीधे कनाडा नहीं गए, इसलिए ना मिला। तो कामागाटामारू नामक जापानी जहाज पर बैठे भारतीय यात्री को कनाडा में प्रवेश दिलाने को लेकर कौन कमिटी गठित हुआ था? कौन कमिटी? कौन कमिटी? शोर कमिटी ना। अच्छा, कामागाटामारू नामक जापानी जहाज जब यात्रा कर रहा था तो यात्रियों के बीच एक प्रेरित माहौल बनाने के लिए कौन कौन जहाज पर भाषण दिए थे? भगवान सिंह और बरकतुल्ला। भगवान सिंह और जब कामागाटामारू नामक जापानी जहाज पर बैठे भारतीय यात्रियों को कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया तो वे यात्री भारत की ओर वापस लौटे। और जब वे यात्री भारत की ओर वापस लौटे तो कहां पहुंचे? कोलकाता के बजबज नाम। और फिर यात्री और पुलिस के बीच झड़प हुआ, उसमें कितने यात्री मारे? कितने यात्री? आगे बतलाइएगा, भारत के प्रथम अस्थायी सरकार का गठन कहां हुआ? अफगानिस्तान के काबुल में। अफगानिस्तान के भारत के प्रथम अस्थायी सरकार का गठन कहां हुआ? भारत के प्रथम अस्थायी सरकार का गठन कहां हुआ? अफगानिस्तान के काबुल में। ठीक है, अफगानिस्तान के काबुल में भारत के प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किसने किया? किसने किया? इस सरकार के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? इस सरकार के प्रथम राष्ट्रपति राजा महेंद्र। इस सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री भड़क। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। हेडिंग मारिएगा, क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। अब सुनिए, समझिए। देखिए,
1920 से 1922 के बीच असहयोग आंदोलन हुआ है। 1920 से 1922 के बीच असहयोग आंदोलन हुए। 1922 में चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया और महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया, जिस वजह से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में निराशा का भाव उत्पन्न हो गया था। निराशा का भाव उत्पन्न हो गया था, जैसे ये वही स्थिति है, बहुत जोर शोर से, अच्छे से, तनमन धन से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी आशा और विश्वास के साथ तैयारी किए, परीक्षा दिए, रिजल्ट नहीं हुआ। अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से करते हैं और रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो निराशा का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अगर पूरी शिद्दत से आप तैयारी किए और रिजल्ट नहीं हुआ और निराशा का भाव आप में उत्पन्न नहीं हो रहा है, मतलब आपका मानसिक संतुलन ठीक ठाक नहीं है। और अगर निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा है, मतलब आपका मानसिक संतुलन ठीक ठाक है। तो असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो निराशा का भाव उत्पन्न हो गया था, इसी आलोक में क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण का सूत्रपात हुआ और क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण के प्रमुख नेता सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूर्य सेन, ये सभी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण के प्रमुख नेता हुए। और क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान स्थापित जो क्रांतिकारी संगठन है, उस क्रांतिकारी संगठन में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, नौजवान सभा, इंडियन नेशनल आर्मी, ये सभी क्रांतिकारी संगठन है। ये सभी क्रांतिकारी संगठन क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान स्थापित हुए। इन सभी क्रांतिकारी संगठनों में एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वर्ष 1924 में हुई है और वर्ष 1924 में इस संगठन की स्थापना किया है सचिंद्र सान्याल ने। सचिंद्र सान्याल ने, और सचिंद्र सान्याल ने ही क्रांतिकारी विचारधारा को संचालित करने के लिए बंदी जीवन नामक साहित्य की रचना की। बंदी जीवन, बंदी जीवन, बंदी जीवन इन्हीं का साहित्य है, सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल के द्वारा 1924 में जो HRA नामक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, इस क्रांतिकारी संगठन से राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारी जुड़े हुए थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन से जुड़े क्रांतिकारी ने ही काकोरी कांड को अंजाम दिया। और काकोरी कांड के संदर्भ में HRA से जुड़े क्रांतिकारियों के ऊपर जो केस चलाया गया है, उसी केस को इतिहास में काकोरी षड्यंत्र केस कहते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस कहते हैं। क्या है काकोरी कांड और क्या है काकोरी षड्यंत्र केस?
इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो क्रांतिकारी संगठन था, इस क्रांतिकारी संगठन से 15 बरस, 16 बरस, 17 बरस, 18 बरस, 19 बरस, 20 बरस, इस उम्र के युवा जुड़े थे। और इस संगठन से जुड़े क्रांतिकारियों को भारत में क्रांति फैलाने के लिए हथियार की जरूरत थी। हथियार, हथियार, और वो था नहीं। और हथियार मिल जाता था, लेकिन उसके लिए चुकाना पड़ता था पैसा। तो एचआरए के सदस्यों के पास धन संपत्ति भी नहीं था। तो एचआरए के सदस्यों ने योजना बनाया, और योजना यह बनाया कि अंग्रेजी सरकार के खजाना को लूटना है। अंग्रेजी सरकार के खजाना को लूटकर उससे धन संपत्ति प्राप्त करेंगे, और उसी धन संपत्ति से अवैध हथियार खरीदेंगे और भारत में क्रांति फैलाएंगे। देखिए, भले क्रांतिकारियों ने भारत को आजादी ना दिलाया हो, लेकिन अंग्रेजों के मन में डर पैदा कर दिया कि अगर हम नहीं जाएंगे भारत छोड़कर तो मार दिए जाएंगे। इस प्रकार का भय अंग्रेजों के मन में आ गया था। जैसे जैसे एक माला बनाना है फूल का, तो ऐसा थोड़े है कि सिर्फ फूले जरूरी है। फूल भी जरूरी है, धागा भी जरूरी है, सुई भी जरूरी है, अब माली भी जरूरी है, अब फूल को उगाने वाला भी जरूरी है। फूल को उगाने के लिए पानी भी जरूरी है, रासायनिक खाद भी जरूरी है, और भूमि भी जरूरी है। तब जाकर एक फूल उगता है। तो ऐसा थोड़े है कि ठीक है, उस फूल में सबसे महत्वपूर्ण फूल है, माला में सबसे महत्वपूर्ण फूल है, वो तो ठीक है। ठीक है, गांधी जी ने देश को आजाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, लेकिन किसी ने धागा के तौर पर काम किया, तो किसी ने माली के तौर पर काम किया। यानी क्रांतिकारी के विषय में बोल रहे हैं, यानी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े राजनेताओं के विषय में बारे में बोल रहे हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, अशफाक उल्लाह खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, इन सभी भारत के राजनेताओं के विषय में बोल रहे हैं। कोई अगर पानी के तौर पर काम किया तो कोई रासायनिक खाद, कोई धागा के तौर पर काम किया तो कोई सुई के तौर पर काम किया। तब जाकर के देश को आजादी मिला है, ऐसे देश को आजादी नहीं मिला है। तो एचआरए से जुड़े जो क्रांतिकारी थे, उसने योजना बनाया कि ब्रिटिश सरकार के सरकारी खजाना को लूटना है। और इन लोगों को पता चला कि ब्रिटिश सरकार का सरकारी खजाना उत्तर प्रदेश में ट्रेन से सहारनपुर से लखनऊ जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ही दोनों शहर है, सहारनपुर भी उत्तर प्रदेश में है और लखनऊ भी उत्तर प्रदेश में है। तो ब्रिटिश सरकार का सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था। यह जानकारी एचआरए के सदस्यों को मिली। एचआरए के सदस्यों को जब यह जानकारी मिली तो एचआरए के सदस्यों ने प्लान तैयार किया और उसको क्रियान्वित भी किया, उसको लागू भी किया। इन लोगों ने योजना बनाया, दोनों स्टेशन के बीच में काकोरी स्टेशन है, वहीं पर गाड़ी रोकवाएंगे और खजाना लूटेंगे। एचआरए के सदस्य पूरी तैयारी के साथ सहारनपुर और लखनऊ स्टेशन के बीच में स्थित काकोरी स्टेशन पर
रेलगाड़ी रुकवाया और अंग्रेजी सरकार के सरकारी खजाना को लूट लिया। यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुआ। और इस घटना को लेकर ही एचआरए के सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया, जिस मुकदमा को इतिहास में काकोरी षड्यंत्र केस कहते हैं। और काकोरी कांड को अंजाम देने में चंद्रशेखर आजाद का भी योगदान था, लेकिन वे बच निकले। चंद्रशेखर आजाद नाम में ही आजाद है, कभी नहीं पकड़ाए, हमेशा अपना वेशभूषा बदल के चलते थे, कभी नहीं पकड़ाए। तो चंद्रशेखर आजाद भी काकोरी कांड में थे, लेकिन वे बच निकले। काकोरी कांड से जुड़े क्रांतिकारियों के ऊपर जो केस चलाया गया, उस केस को ही इतिहास में काकोरी षड्यंत्र केस कहते हैं। और काकोरी षड्यंत्र केस के अभियुक्तों को, दोषियों को बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ, जिसने पैरवी किया, लेकिन फिर भी काकोरी कांड के आरोपी बच नहीं सके। और इस काकोरी कांड के आरोपियों में से 4 आरोपी को काकोरी षड्यंत्र केस के अंतर्गत फांसी की सजा सुनाई गई। और वो 4 आरोपी थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। ये 4 ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें काकोरी षड्यंत्र केस के अंतर्गत फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल को 1927 में गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी की सजा दी गई। रोशन सिंह को नैनी जेल में फांसी की सजा दी गई। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी की सजा दी गई। ये सब जेल उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर जेल उत्तर प्रदेश में, फैजाबाद जेल उत्तर प्रदेश में, गोंडा जेल उत्तर प्रदेश में, नैनी जेल उत्तर प्रदेश में। अलग अलग जेलों में इन सभी को रखा गया था और इन सभी को फांसी दी गई। जब रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी जा रही थी, तो फांसी की सजा देने से पहले उन्हें दूध परोसा गया पीने के लिए। उन्होंने दूध पीने से इनकार कर दिया और यह कहा कि अब मैं पुनः अपनी मां का ही दूध पीऊंगा। यहां पर उन्होंने मां शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया था, भारत के लिए किया था। इसके बाद उन्होंने यह कहते हुए हंसी खुशी के साथ फांसी के फंदा को चूम लिया कि मैं अंग्रेजी राज के पतन की कामना करता हूं। और काकोरी षड्यंत्र केस में जो अशफाक उल्लाह खां को फांसी मिली है, अशफाक उल्लाह खां संभवतः प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी हुए जो देश की आजादी के लिए फांसी की सजा पाए। तो भारत देश को आजाद करवाने में सिर्फ हिंदुओं का योगदान नहीं है, भारत देश को आजाद करवाने में मुसलमानों का भी योगदान है। और एक बात आप जानिए, भारत के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं चाहिए। भारत के सिर्फ वैसे मुसलमान जो मुस्लिम लीग से जुड़ा था, उसको पाकिस्तान चाहिए था। भारत के सभी मुसलमानों को भारत का विभाजन नहीं चाहिए था। जब आप पढ़ेंगे इतिहास आगे तो आपको पता चलेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे मुसलमान, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे मुसलमान भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे। भारत विभाजन के पक्ष में जब महात्मा गांधी ने अपना मतदान किया था, तो इन मुस्लिम नेताओं ने गांधी जी तक का विरोध किया। तो भारत के सभी मुसलमानों को
विभाजन नहीं चाहिए था। भारत के वैसे मुसलमान जो मुस्लिम लीग से जुड़े थे, उन्हें चाहिए था पाकिस्तान, उन्हें चाहिए था भारत का विभाजन, उन्हें चाहिए था भारत का विभाजन, उन्हें चाहिए था पाकिस्तान। जानते हैं, लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देश का विभाजन करवा दिया। मोहम्मद अली जिन्ना अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए भारत का विभाजन करवाया। मोहम्मद अली जिन्ना। तो बताइए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा मतलब ऊंचा पद, ऊंचा पद। पद, कुर्सी जो होता है ना, जानते हैं, बड़ी खत्म चीज होता है। जिसको जो कुर्सी मिल जाता है ना, वो नहीं छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़ना चाहता है। नीतीश जी को देखिए ना, मोदी जी को देखिए, कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता है, समझे। तो चलिए ठीक है, कुर्सी के लिए तो आदमी सब चीज कर देता है, समझे। तो अब नीचे से लिखिए, असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन में जो निराशा का भाव, राष्ट्रीय आंदोलन में जो निराशा का भाव उत्पन्न हो गया था, राष्ट्रीय आंदोलन में जो निराशा का भाव उत्पन्न हो गया था, इसी को लेकर क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण का सूत्रपात हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण का सूत्रपात हुआ। इस चरण के प्रमुख क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल इत्यादि हुए।
नेक्स्ट पॉइंट, 1924 में, नेक्स्ट पॉइंट, 1924 में सचिंद्र सान्याल ने 1924 में सचिंद्र सान्याल ने 1924 में सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। फुल स्टॉप। उन्होंने बंदी जीवन, बंदी जीवन, बंदी जीवन, उन्होंने बंदी जीवन नामक साहित्य की रचना की है। आगे हेडिंग मारिएगा काकोरी कांड, काकोरी कांड, काकोरी कांड। डैश देकर 9 अगस्त 1925 को नौ अगस्त 1925 को ब्रिटिश सरकार का सरकारी खजाना ब्रिटिश सरकार का सरकारी खजाना सहारनपुर से सहारनपुर से सहारनपुर से सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था। इस सरकारी खजाना को इस सरकारी खजाना को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इस सरकारी खजाना को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
के सदस्यों ने काकोरी नामक स्टेशन पर काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया। यही घटना इतिहास में यही घटना इतिहास में यही घटना इतिहास में काकोरी कांड यही घटना इतिहास में काकोरी कांड कहलाता है। इस कांड के प्रमुख सूत्रधार राम प्रसाद बिस्मिल, इस कांड के प्रमुख सूत्रधार राम प्रसाद बिस्मिल थे। इस कांड को लेकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इस कांड को लेकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इस कांड को लेकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन से इस कांड को लेकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन से जुड़े इस कांड को लेकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों पर केस चलाया गया। क्रांतिकारियों पर केस चलाया गया जिस केस को इतिहास में काकोरी षड्यंत्र केस कहते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस कहते हैं। इस केस में क्रांतिकारियों को बचाने के लिए इस केस में क्रांतिकारियों को बचाने के लिए इस केस में क्रांतिकारियों को बचाने के लिए बचाव समिति का गठन गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में हुआ। गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में हुआ। गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में हुआ। गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में हुआ।
गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में हुआ। लेकिन इसके बावजूद लेकिन इसके बावजूद लेकिन इसके बावजूद इस केस के अंतर्गत लेकिन इसके बावजूद इस केस के अंतर्गत लेकिन इसके बावजूद इस केस के अंतर्गत चार क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, जो निम्न है। एक नंबर में राम प्रसाद बिस्मिल, एक नंबर में राम प्रसाद बिस्मिल। इन्हें 1927 में एक नंबर में राम प्रसाद बिस्मिल डैश देकर एक नंबर में राम प्रसाद बिस्मिल डैश देकर इन्हें 1927 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जेल में इन्हें 1927 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा दी गई। फांसी देने से पहले इन्हें पीने के लिए फांसी देने से पहले इन्हें पीने के लिए दूध परोसा गया था। दूध परोसा गया था। लेकिन उन्होंने पीने से इनकार करते हुए कहा कि अब मैं पुनः अपनी मां का ही दूध पीऊंगा। अब मैं पुनः अपनी मां का ही दूध पीऊंगा। अब मैं पुनः अपनी मां का ही दूध पीऊंगा। फुल स्टॉप। राम प्रसाद बिस्मिल उसी में राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए फांसी पर लटक गए कि मैं अंग्रेजी राज
मैं अंग्रेजी राज के पतन की कामना करता हूं। मैं अंग्रेजी राज के पतन की कामना करता हूं। मैं अंग्रेजी राज के पतन की कामना करता हूं। 2 नंबर में अशफाक उल्लाह खां। 2 नंबर में अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां डैश देकर इन्हें उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जेल में, इन्हें उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जेल में, इन्हें उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जेल में, इन्हें उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। इन्हें उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। दी गई। संभवतः संभवतः उसी में संभवतः ये संभवतः ये प्रथम मुसलमान हुए हुए जो देश की आजादी जो देश की आजादी की लड़ाई जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए फांसी की सजा पाए। फांसी की सजा पाए। नेक्स्ट रोशन सिंह। हाँ नेक्स्ट रोशन सिंह। नेक्स्ट रोशन सिंह। इन्हें उत्तर प्रदेश के नैनी जेल में, इन्हें उत्तर प्रदेश के नैनी जेल में फांसी दी गई। इन्हें उत्तर प्रदेश के नैनी जेल में फांसी दी गई। नेक्स्ट राजेंद्र लाहिरी। राजेंद्र लाहिरी राजेंद्र लाहिरी डैश देकर इन्हें उत्तर प्रदेश के गोंडा जेल में, इन्हें उत्तर प्रदेश के गोंडा जेल में फांसी दी गई। चलिए जहां तक समझा करके याद करवा दिए थे वहां से आगे पढ़िए, याद करवाएंगे।
पढ़िए। पढ़िए पढ़िए, बतियाइए मत, पढ़ने बोल रहे हैं, बतिया के दांत निकाल रही है। पढ़िए। ए टोपी बोला, ए टोपी बैठो, पढ़ो पढ़ो। पढ़िए। पढ़ने बोले हम, बतिया रही है, ये सब पढ़ने न बोले हैं जी। है पढ़ लिए? बताइए, पढ़ लिए तो याद कीजिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुई है? 1900। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुई है? 1924 में हुई है। 1924 में हुई है। इसकी स्थापना किसने किया? किसने किया है? सचिंद्र। बंदी जीवन किसकी रचना है? बंदी जीवन किसकी रचना? काकोरी कांड कब घटित हुआ है? 9 अगस्त 1900। काकोरी कांड कब घटित हुआ है? काकोरी कांड के मुख्य सूत्रधार रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड के मुख्य सूत्रधार। काकोरी कांड से जुड़े क्रांतिकारियों को बचाने हेतु बचाव समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में? गोविंद बल्लभ पंत। किसकी अध्यक्षता में हुआ? काकोरी कांड के अंतर्गत कितने क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी? कितने क्रांतिकारियों? कौन कौन? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी। और रामप्रसाद बिस्मिल को कहां फांसी दी गई? गोरखपुर। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा। रोशन सिंह को नैनी जेल में। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में। तो रामप्रसाद बिस्मिल को कहां फांसी दी गई? कहां? अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद, रोशन सिंह को, राजेंद्र लाहिड़ी। देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ते हुए शहीद होने वाला प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी। प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक। मैं अंग्रेजी राज्य के पतन की कामना करता हूं, किसका स्टेटमेंट? किसका स्टेटमेंट है? रामप्रसाद। इससे आगे अगले क्लास में। लड़का लोग हट जाइए, लड़की को निकलने दीजिए, उसके बाद लड़का लोग निकलिएगा। खाली कर दीजिएगा ये बीच वाला रो। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में।